नमस्कार दोस्तों, मैं इसके रंजन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है आपका इम्पीडेंस ब्रिजेस एंड क्यूमीटर यूनिट नंबर 7 का। उसमें आज हम देखेंगे कि जो आपका ब्रिजेस है, कोई भी ब्रिजेस सर्किट है, उसके लिए क्या क्या बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो जब बेसिक कंपोनेंट किसी भी ब्रिज सर्किट के लिए, चाहे वो एसी ब्रिज हो या डीसी ब्रिज हो, उसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका एक तो सोर्स चाहिए, दूसरा आपको डिटेक्टर होना चाहिए, थर्ड पार्ट होता है आपको सुटेबल ब्रिज आर्म। ठीक है, सुटेबल ब्रिज आर्म का मतलब क्या हो, कोई भी ब्रिज सर्किट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आर्म इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर बात करें ब्रिज सर्किट का, तो कोई ब्रिज सर्किट है बेसिकली बनता कैसे है, तो कोई भी 4 इम्पीडेंस हो, अगर ऐसी बात करें 4 इम्पीडेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, या डीसी में बात करें तो 4 resistances are connected in series and parallel combination, that circuit is called as bridge। ठीक है, तो ब्रिज आपको समझ में आया कि दो चार अगर इम्पीडेंस है या 4 रेजिस्टेंस है जिसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं, तो दैट सर्किट इज कॉल्ड एज ब्रिज। क्लियर है ब्रिज का? अब देखिए कंपोनेंट क्या क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, डिटेक्टर चाहिए और सुटेबल ब्रिज आर्म चाहिए, चाहे वो एसी ब्रिज हो या डीसी ब्रिज हो। ठीक है, अब देखते हैं इस सोर्स क्या किस टाइप का होना चाहिए डीसी ब्रिज के लिए। पहले हम बात करेंगे डीसी ब्रिज का। और डीसी ब्रिज के लिए या तो डीसी पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स, या यूज कर सकते हैं बैटरी फॉर सोर्स इन डीसी ब्रिज। नेक्स्ट आपका क्या चाहिए, डिटेक्टर चाहिए। डिटेक्टर के लिए हम यूज करते हैं डीसी ब्रिज के लिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को ही हम बोलते हैं डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर। क्यों? तो इसलिए मैंने यहाँ पर डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर इसलिए कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच डिटेक्टर आर यूज इन डीसी ब्रिज, तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर ना देखे वहां पे डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर गिवन हो, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए सुटेबल ब्रिज आर्म। में क्या होता है सुटेबल ब्रिज आर्म का मतलब है, इट मींस 4 ब्रिज आर्म्स, यानी 4 ब्रिज आर्म का मतलब अगर एसी के डीसी में बात करेंगे तो 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो चाहिए बस 4 ब्रिज आर्म। अब एसी के लिए हम बात करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिजेस के लिए जो सप्लाई सोर्सेस है अलग अलग, बिकॉज अलग अलग सप्लाई सोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एसी सोर्स है उसमें आपका फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कल हमने बताया था कि डीसी में होता है जो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन एसी में क्या होता है फ्रीक्वेंसी डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एसी मेन सप्लाई इंप्लॉइंग स्टेप डाउन। अगर एसी मेन सप्लाई को यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं पावर सोर्स के रूप में। क्यों वहां पे हमने ट्रांसफॉर्मर अप्लाई किया, क्योंकि हमें जो ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो ब्रिजेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो वहां पे जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है बहुत लो होता है, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, जो मेन सप्लाई हमारे पास आ रहा है उस पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा के उसको अपने हिसाब से 12 वोल्ट या और कम वोल्टेज से हम कन्वर्ट करके एज ए पावर सोर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मोटर ड्राइवर अल्टरनेटर भी यूज कर सकते हैं। मोटर ड्राइवर अल्टरनेटर की बात करें तो जनरली को क्या करते हैं, जनरेटर जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं मोटर ड्राइवर अल्टरनेटर। ठीक है, जो क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसको भी हम एज ए पावर सोर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका ऑडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को भी एज ए पावर सोर्स हम यूज कर सकते हैं। ऑडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, ऑडियो का फ्रीक्वेंसी रेंज आपका होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बट जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से एबव एंड 300 गीगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए डिफरेंट पावर सोर्सेज होते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी हम डिफरेंट डिटेक्टर्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पावर सोर्सेज का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसी के हिसाब से हम इस यहाँ पे जो एसी है उसमें अलग अलग डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे पहला वाइब्रेंट गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। वाइब्रेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो भी एज ए डिटेक्टर यूज कर सकते हैं एसी ब्रिजेस में, जिसका रेंज क्या है 5 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज। या आप हेडफोन जो ईयरफोन यूज करते हैं यूज कर सकते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 250 हर्ट्ज टू 4 किलो हर्ट्ज। या आप यूज कर सकते हैं ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, जिसका रेंज है 10 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज।
तो बेसिकली क्या है कि ये सारे डिटेक्टर्स हैं, आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कितने फ्रीक्वेंसी के रेंज के सिग्नल को आपको डिटेक्ट करना है, उसके बेसिस पे आप डिटेक्टर्स यहाँ से सेलेक्ट करके आप एसी ब्रिजेज में यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कितने अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेंज इतना है तो कौन सा डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। तो आपको रेंज पता होना चाहिए एसी ब्रिज में। सबका वाइब्रेंट गैल्वेनोमीटर है तो 5 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज है, आपका हेडफोन है तो 250 हर्ट्ज टू 4 किलो हर्ट्ज है, और ट्यूनेबल एम्पलीफायर है तो उसका जो डिटेक्टर का रेंज है वो 10 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। और सुटेबल ब्रिज है, वहां पे भी सुटेबल ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो हम एसी में क्या कर रहे हैं 4 इम्पीडेंस यूज करते हैं। 4 इम्पीडेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये तो आपका है बेसिक कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एनी ब्रिजेस। आपने लिखे एसी डीसी ब्रिजेस में क्या यूज कर, पावर सप्लाई क्या यूज कर रहे हैं, सोर्सेस हम क्या यूज कर रहे हैं, और डिटेक्टर क्या यूज कर रहे हैं। ऐसे एसी में हमने देखा कि पावर सप्लाई के लिए हमने क्या क्या यूज कर सकते हैं, फिर डिटेक्टर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, और ब्रिजर। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन फॉर ब्रिज बैलेंस। बेसिकली जो जनरल इक्वेशन ऑफ ब्रिज बैलेंस होता है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ impedance or resistance is equal to the product of another opposite side of product of the impedance। यानी जनरल समझने की बात करते हैं तो अगर हम सिंपली अगर ड्रॉ कर पर एक सर्किट में ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हमने एक सर्किट ड्रा किया जिसमें हम देख रहे हैं कि 4 रेजिस्टेंस है कनेक्टेड है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपका डिटेक्टर है, ये आपका पावर सप्लाई है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, टर्मिनल ए और बी, टर्मिनल ए से कनेक्टेड कौन कौन सा इंपेडेंस है, R1 और R2 है। टर्मिनल बी से कनेक्टेड क्या है आपका R3 एंड R4 है। तो ये जो ब्रिज बैलेंस इक्वेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ opposite terminal impedance is equal to the product of another opposite terminal impedances या resistances। यानी अब देख रहे हैं इसके अपोजिट में क्या है R4 है, इसके अपोजिट में क्या है R3, यानी प्रोडक्ट ऑफ R1 into R4 इक्वल टू R2 into R3। ऐसे इम्पीडेंस के केसेस में यहाँ आप रिप्लेस कर देंगे Z1 Z2 Z3 Z4, तो वहां हो जाएगा Z1 into Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। अब देखिए बार का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड का और मैग्नीट्यूड दो टर्म्स आते हैं, देख लेते हैं एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में क्या। ठीक है, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एम्पलीट्यूड कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। ये जो है इसमें दो इंफॉर्मेशन होते हैं आपके, मैग्नीट्यूड एंड फेज, ठीक है। यानी फेज का मतलब बोले एंगल, इसमें क्या है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसमें मतलब कहने का ये हुआ कि एम्पलीट्यूड इज कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता। तो वही बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और मैग्नीट्यूड में ओनली मैग्नीट्यूड है। तो हम अब देखिए मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है ये, तो एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 मॉडल्स Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। और एंगल कंडीशन में करके एंगल थीटा, ये जो साइन है आपका ये इंडिकेट कर रहा है एंगल साइन, ठीक है। तो एंगल साइन है आपका, यानी θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 इंटू θ3। तो ये आपका जनरल ब्रिज बैलेंस इक्वेशन है। तो ऑब्जेक्टिव में सीधा आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्रिज बैलेंस इक्वेशन
ऑफ एनी ब्रिज या ऑफ ब्रिज, तो या ये ऑप्शन में गिवन होगा या ये ऑप्शन में ये भी गिवन होगा या ये तीन चारों इक्वेशन में से कोई आपको गिवन होगा। उसमें से कोई भी एक आपको देखिए अगर गिवन है तो उसको आप टिक आउट करेंगे, या नहीं है तो आप कोई एक इक्वेशन लिख के बता सकते हैं कि ये है ब्रिज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसी बेसिस पे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको 3 आर्म्स गिवन हो, 1 आर्म्स नहीं गिवन है और कोई ब्रिज का नाम बता दिया गया है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और जो अननोन रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है उसका वैल्यू। ठीक है, यहां तक तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ ब्रिज बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिज बैलेंस को बैलेंस कब होता है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए कि ब्रिज बैलेंस होता क्या है। ठीक है, तो अब हम एक सिंपल सा सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं। रिले 20 वोल्ट, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपका 15 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां से हम आई फाइंड आउट करेंगे। आई फाइंड आउट क्या, हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हो गया है सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट के केस में क्या हो जाएगा, 5 प्लस 15 यानी 20 ओम। आई इक्वल टू बी अपॉन आर। आर हमारा क्या है आपका 20 ओम यानी 1 एम्पियर। हमने देखा यहाँ पे जो करंट आया हुआ है आपका 1 एम्पियर करंट आया। ठीक है, अब इसी सर्किट में थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा के समझाने के लिए आपको। इसको हमने बोल दिया, ये आपका है फिगर 1, ये आपका हो गया फिगर नंबर 2। अब इसको हम ग्राउंड करते हैं तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये आपका 20 वोल्ट, 5 ओम, 15 ओम, 5 ओम, 15 ओम। अब हमने क्या देखा कि हमने पैरेलल में सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब ये टोटल इसकी क्या है, पैरेलल वोल्टेज 20 वोल्ट यहाँ भी होगा, 20 वोल्ट यहाँ होगा, लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब यहाँ से हमें करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालने, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप देखिए कि ये दोनों जो आपस में रेजिस्टेंस है सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, बट ये टोटल आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हम कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 प्लस 15 सीरीज में है, ऐड हो गया, पैरेलल में आएंगे अगेन 5 प्लस 15। अब देखिए यानी 20 पैरेलल ऑफ 20, यानी पैरेलल में होता था मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 400 डिवाइडेड बाई 40, यानी आ गया आपका 10 ओम। यहाँ से आपने क्या देखा 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ से करंट निकालेंगे, करंट I इक्वल टू V अपॉन R, वही कंसेप्ट। V कितना है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, हमारे पास क्या है 2 एम्पियर करंट आ गया। अब हमने देखा यहाँ जो करंट क्या कर रहे हैं 2 एम्पियर। और हमने क्या देखा कि किसी भी सोर्स के थ्रू अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अगर हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो करंट कम मिलेगा हमें, और कम रेजिस्टेंस है तो करंट हमें ज्यादा मिलेगा। अब देखिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट है, तो अब देखिए यहां से आने के बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो अब इस वाले सेक्शन में क्या करंट होगा और इस वाले सेक्शन में क्या करंट होगा हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल। अब देखिए करंट डिवीजन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। करंट डिवीजन रूल का क्या होता है कि अगर कोई भी देखिएगा, अगर कोई एक करंट आई है, इसके अक्रॉस हमने पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए आर ए एंड आर बी। अगर करंट हमें निकालना है क्या, आरबी के अक्रॉस करंट निकालना है, यानी करंट थ्रू आरबी, करंट थ्रू आरबी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हमने नाम दे दिया आईबी। आईबी इज इक्वल टू टोटल करंट आई इंटू आर ए अपॉन आर ए प्लस
RB। सिमिलरली अगर हम RA निकालेंगे, इसके अक्रॉस हो जाएगा आपका I इंटू RB अपॉन RA प्लस RB। तो हम यही करंट डिवीजन रूल यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अब इस दोनों के अक्रॉस हम करंट निकालेंगे, एक अक्रॉस निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है सीरीज में, तो दोनों के अक्रॉस सेम ही वही करंट फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं, सपोज हमने इसका दे दिया करंट का नाम I1 और I2। I1 निकाल रहे हैं तो अपोजिट आर्म्स का इंपेडेंस कौन सा ये है, यानी ये भी क्या है 20 ओम, यानी 2 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, यानी कितना आ गया आपका 40 अपॉन 40 इक्वल टू 1 एम्पियर। अगेन I2 आप निकाल लीजिए। अगर आप I2 निकालेंगे तो I2 के केस में आप क्या देखेंगे, 2 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 अपॉन 40 1 एम्पियर, यानी यहाँ इसका वैल्यू 1 एम्पियर है और इसका वैल्यू 1 एम्पियर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैंने सर्किट ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हमने एक टर्मिनल लिया, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। हमने एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच में हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम उस पॉइंट पे खड़ा होकर उसका पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे होगा VAB इसका टू होगा VA माइनस VB। अब देखिए VA यहाँ से क्या होगा, उस पॉइंट पे खड़ा होगा, ग्राउंड की तरफ देखेंगे। अब देखिए हमारे पास करंट है 1 एम्पियर का, तो वोल्टेज इसके क्रॉस क्या होगा 1 इंटू 5 वोल्ट, इसके क्रॉस हो जाएगा 15 वोल्ट, इस सिमिलर इसके क्रॉस 5 वोल्ट तो 15 वोल्ट। क्यों, I पता है, R पता है, करंट क्या होता है V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा 5 वोल्ट 15 वोल्ट 5 वोल्ट है 15 वोल्ट है। अब देखिए VA ऊपर से खड़ा होकर ग्राउंड में कितना है 15 वोल्ट, VB आपका भी क्या है B पॉइंट पे खड़ा हुआ ग्राउंड की तरफ, देखिए 15 वोल्ट, यानी हमारा जो VAB आया क्या है 0 आया। ठीक है, अब हमने एक अनदर सर्किट ड्रॉ कर किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट, इसके क्रॉस करंट यहाँ पे आया करंट आपका 2 एम्पियर, सेम वैल्यू है 1 एम्पियर 1 एम्पियर। अब हमने दो टर्मिनल ले लिए यहाँ पे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखिएगा इसके B इक्वल टू IR 5 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज 15 वोल्ट, सिमिलरली 5 वोल्ट एंड 15 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 1 एम्पियर है, ये हमने ग्राउंड कर दिया। अब इस पॉइंट पे हमने टर्मिनल ए और बी लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम फिर अगेन निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब देखिए हमने कहा कि जैसे जिस पॉइंट पे VA निकाला उस पॉइंट पे खड़ा हुआ ग्राउंड की तरफ देख, ग्राउंड पे देखिए हम कितना वोल्टेज है 15 वोल्ट, यानी 15 वोल्ट माइनस VB से देखा हमने कितना ये 5 वोल्ट। अब हमने यहाँ पे देखा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ गया क्या 10 वोल्ट। अब देखिए कि आप जैसे किसी भी चीज को बैलेंस करते हैं, बैलेंस का मतलब इक्वल, अगर इक्वल है तो उसका डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है, और यहाँ पे देख रहे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के बीच में 0 है। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो सर्किट है ये आपका क्या है बैलेंस है, ये वाला जो सर्किट है वो अनबैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टर्मिनल इज इक्वल टू 0। और किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस की बैलेंस, किसी भी ब्रिज सर्किट का हम बात करेंगे बैलेंस कब होगा, तो जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके डिटेक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 अगर 0 नहीं है तो वो जो ब्रिज है या ब्रिज सर्किट है वो बैलेंस नहीं है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में बैलेंस क्या है और अनबैलेंस क्या है। बैलेंस कंडीशन हमेशा जो आएगा
पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो आएगा, अनबैलेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं आएगा। जैसे कि आप जब कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखते हैं, उसके अक्रॉस क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है वो रखते हैं वेट मेजरमेंट के केस में। और जैसे ही इक्वल हो जाता है तो स्टैटिक हो जाता है, फिर आप कंसीडर कर लेते हैं आपका अमाउंट उसके बराबर हो गया। यानी वोल्टेज के टर्म में बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट पे अगर बराबर है तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे बराबर है तो उसके बीच का जो पोटेंशियल निकालेंगे वो क्या होगा, जीरो होगा।